मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए एक नया अभ्यास लेकर आए हैं जिसका नाम है कृषि। इसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके पहले हम आपको पाठ्य के बारे में बता चुके थे, संसाधन एवं विकास, रिसोर्स डेवलपमेंट। आज हम एग्रीकल्चर लेकर आए हैं। ध्यान दीजिए, 30% कोर्स कम होने के कारण से आपका 2 अध्याय अभी छोड़ दिया गया है। पहला अध्याय है वन्य जीव एवं वन्य संसाधन, दूसरा है जल संसाधन। ठीक है, ये आपको छोड़ दिया गया है। इसके बाद आपको आज हम शुरू करते हैं नया अध्याय एग्रीकल्चर कृषि। एग्रीकल्चर कृषि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि का परिचय, यह कृषि क्या है। आप लोग जानते हो कि भारत का एक प्राचीन परंपरा कृषि है। भारत प्राचीन काल से ही खेती करते हुआ चला आ रहा है। कि नहीं? भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, या फिर कहेंगे, ध्यान दीजिए, भारत में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है या कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, कृषि को प्राथमिक क्रिया में सम्मिलित किया गया है। कृषि को प्राथमिक क्रिया में सम्मिलित किया गया है। यह देश के लिए ज्यादातर खाद्यान्न का उत्पादन करती है। किसके लिए? देश के लिए ज्यादातर खाद्यान्न का उत्पादन करती है। इसके अतिरिक्त ये कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी उत्पादन करती हैं, जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके बाद आप देखोगे, इसके अलावा चाय, कॉफी, कहवा, रबर, मत्स्य पालन, वानिकी, कुक्कुट पालन, ये सब कृषि के अंतर्गत आते हैं। केवल खेती करना ही कृषि नहीं कहलाता है, पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। फलों का उत्पादन करना भी वानिकी भी कृषि के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। तो अब हम समझ गए होंगे, आप लोग परिचय जान गए होंगे। पुनः एक बार देखेंगे कि भारत की कृषि एक महत्वपूर्ण, भारतीय कृषि अपने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। कृषि को प्राथमिक क्रिया में सम्मिलित किया गया है। यह देश के लिए ज्यादातर खाद्यान्नों का उत्पादन करती हैं। ये देश के लिए ज्यादातर खाद्यान्नों का उत्पादन करती हैं। ये खाद्यान्नों के अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी उत्पादन करती हैं। कृषि के अलावा चाय, कॉफी, रबर, कहवा, मत्स्य पालन, बागवानी और कुक्कुट पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकार। चलिए आइए देखते हैं कृषि के प्रकार क्या है। आप लोग जानते हो कि कृषि देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। कृषि देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। कृषि देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। विगत हजारों वर्षों के दौरान, भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह से लेकर वाणिज्य तक के अनेक प्रकार की कृषि के प्रकार हैं। अनेक प्रकार की कृषि के प्रकार हैं। भारत में वर्तमान युग में विभिन्न कृषि भागों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, या कहेंगे वर्तमान में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार की कृषि की जाती है। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1
प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या है? समझ में आ रहा है? पुनः समझोगे। आपको परिचय बताया जा रहा है, बताया गया कि भारत में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, कृषि को प्रारंभिक क्रिया में सम्मिलित किया गया है। कृषि ज्यादातर खाद्यान्नों का उत्पादन करती है। कृषि के साथ साथ खाद्यान्नों के उत्पादन करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी अर्थात उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी उत्पादन करती है। कृषि खेती करने के साथ साथ चाय, कॉफी, कहवा, रबर, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और मधुमक्खी पालन को भी वानिकी कृषि को कृषि के अंतर्गत रखा गया है। ये सब कृषि के प्रकार हैं। तो कृषि के प्रकार आपको बताया गया। देश कृषि देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। कृषि देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। विगत हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम कि प्राचीन काल में जब कृषि आदिम औजारों के द्वारा की जाती थी, उस समय आज के अपेक्षा, आज की तुलना में पहले आधुनिक कृषि यंत्र नहीं थे। आज आधुनिक कृषि यंत्र है। प्राचीन काल में कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था, केवल जैविक खादों का ही प्रयोग किया जाता था। तो यही बात हम बता रहे हैं आपको कि सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन की निर्वाह कृषि से लेकर वाणिज्य कृषि तक के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार की कृषि अपनाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। क्या है? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के एक छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों द्वारा की जाती है। पुनः समझोगे। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के एक छोटे टुकड़ों पर, छोटे भाग पर आदिम कृषि औजारों द्वारा, प्राचीन कृषि औजारों द्वारा की जाती है। जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी, ये खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की उर्वरता फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इस क्रिया को कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि कर्तन दहन प्रणाली क्या है। कर्तन दहन प्रणाली क्या है देखते हैं। कर्तन दहन प्रणाली है, ठीक है। किसान भूमि के छोटे टुकड़ों को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। देश के उत्तरी पूर्वी प्रदेश जैसे मेघालय, असम, मिजोरम और नागालैंड में
इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। पुनः समझोगे कर्तन दहन प्रणाली क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसान कर्तन दहन प्रणाली, कृषि किसान भूमि के छोटे टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य पदार्थों को उगाते हैं। यह क्रिया कृषि की प्राचीन क्रिया है। पहले प्राचीन लोग भूमि को साफ कर लेते थे। साफ करने के पश्चात मानसून आने पर ये आदिम औजारों द्वारा कृषि करते थे। जब इस भूमि की उर्वरकता शक्ति जो होती है वह खत्म हो जाती थी, तब ये लोग उस भूमि को छोड़ करके दूसरे भूमि पर जाकर बस जाते थे और वहां पर भूमि को साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि किया करते थे। इस प्रकार की क्रिया को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार देश के उत्तरी पूर्वी प्रदेश मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है और मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तथा अंडमान निकोबार देशों में इसे दीपा कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं, आइए जाने कि झूम कृषि क्या है। झूम कृषि अगला, इसमें झूम कृषि क्या है। भारत में भी यह कृषि प्रचलित है। किस प्रकार की कृषि? झूम कृषि भारत में प्रचलित है। मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दलिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू अथवा पेंडा कहा जाता है। ओडिशा में इसे पामाडाली कहा जाता है या कुमान कहा जाता है या फिर बारिगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, ओडिशा के अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपसे कोई पूछता है कि झूम कृषि को ओडिशा में किस किस नामों से जाना जाता है, तो आप बताओगे पामाडाली, कोमान या बारिगा के नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है इसे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालवे के नाम से जाना जाता है और हिमालय क्षेत्र में इसे खिल, झारखंड, पूर्वा, उत्तरी पूर्वी प्रदेश में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कर्तन दहन प्रणाली को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है या इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपको भी बताया कि आदिम लोग भूमि के कुछ टुकड़े को साफ करके उस पे आदिम कृषि औजारों के द्वारा कृषि किया करते हैं। जब भूमि की उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उस भूमि को वे छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी भूमि पर को साफ करके दूसरे भूमि पर एकत्रित होकर के वहां पर कृषि करते हैं। यह कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। तो अभी आपको प्रारंभिक कृषि बताया गया। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको बताएंगे इसके बाद आपको बताएंगे। हाँ देखिए, दूसरा आपका है गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग कि ऐसा कृषि जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर गहन जीविका कृषि की जाती है। ध्यान दोगे, गहन जीविका कृषि क्या है? जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर अधिक होता है।  अधिक होता है,  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  अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक होता है,   अधिक हो
वहां पर खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि की जाती है। टुकड़ों पर कृषि की जाती है। पुनः समझोगे, जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, वहां पर खाद्यान्नों के पूर्ति के लिए छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि की जाती है। गहन जीविका कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है और आधुनिक कृषि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात आप कहेंगे आधुनिक कृषि यंत्रों और आधुनिक रासायनिक खादों के द्वारा की जाने वाली कृषि को हम गहन जीविका कृषि भी कहेंगे। अर्थात जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, वहां पर रासायनिक खादों और आधुनिक कृषि यंत्रों के द्वारा कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि खाद्यान्नों के पूर्ति के लिए छोटे छोटे टुकड़ों पर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब इसके बाद दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। आपको याद होगा, हम आपको जब बता रहे थे निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए एक बार। निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि, जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है बाजार में फसल को बेचना हो, उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं ना। तो वाणिज्यिक कृषि जो है व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आता है। ऐसा कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाता है जिसका लक्ष्य आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके अत्यधिक मात्रा में उत्पादकता को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है। और इस उत्पादन को के मुख्य क्रिया जो के मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना होता है, बेचना होता है, ठीक है, उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक है, पूरा समझोगे। वाणिज्यिक कृषि का मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक के प्रयोग से उच्च पैदावार प्रदान करना है। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में चावल एक जीविका फसल है। ठीक है, चावल एक जीविका फसल है। इस प्रकार की कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। अब आपका दूसरा आता है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप को आप लोग समझते ही होंगे कि शस्य प्रारूप क्या है। ठीक है, शस्य प्रारूप देखोगे भारत की भौतिक विविधता और संस्कृतियों के बहुलता देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में झलकता है। आज देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार हैं। आज देश में बोई जाने वाली फसलें अनेक प्रकार की हैं। ये अनेकों प्रकार की ऋतुओं में बोई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के जलवायु में विकसित होती हैं, अलग अलग प्रकार की मृदाओं में विकसित होती हैं। इसलिए इन्हें निम्न भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है रबी की फसल। क्या है? रबी की फसल। दूसरा है खरीफ की फसल।
या कहेंगे रबी का मौसम, खरीफ का मौसम। ठीक है, रबी की फसलें क्या है? रबी की फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में पक जाने पर इनकी कटाई की जाती है। अर्थात समझोगे, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में पक जाने पर इनकी कटाई की जाती है। रबी की फसलों में क्या है? जैसे गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, अलसी है, सरसों है, आदि ये रबी की फसलें हैं। पुनः समझोगे, आदि ये रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? पुनः समझोगे, गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों, ये रबी की प्रमुख फसलें हैं। क्या है? प्रमुख फसलें हैं। पुनः समझोगे, शस्य तालुक में रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? आप लोग रबी की फसलें कौन कौन सी हैं या कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं? शीत ऋतु के प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ये बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में पक जाने पर काटी जाती हैं। एक बात और आपको बताते चले कि रबी की फसल को कितना तापमान की आवश्यकता होती है या किस प्रकार की मिट्टी में अधिक उपजाऊ होती है और किस प्रदेश में ज्यादातर ये बोई जाती है और इनको वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है। ध्यान दीजिए, जैसे गेहूं का हम लेते हैं, इसका गेहूं शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। ध्यान देंगे, कितना? शीत ऋतु के प्रारंभ में गेहूं को कितना तापमान की आवश्यकता होती है? ध्यान देंगे, गेहूं को 10 से 15 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, होते समय पकते समय से 15 से 27 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, वर्षा की आवश्यकता होती है कितनी? सिंचाई की 50 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है और वर्षा नहीं होती है तब इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी में उपजाऊ मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। ये सबसे अधिक भारत के किस किस प्रदेश में उत्पादित की जाती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी भाग में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे खरीफ की फसलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको अगले वीडियो में